Jai Shri Ram. A petition has been filed against Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and Congress. इनके खिलाफ एक पिटीशन दाखिल की गई है। दिल्ली से ही सुशांत झा नाम के कोई वकील हैं जिन्होंने ये पिटीशन डाली है। 2008 में जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच जो भी करार हुआ था, उस करार के अगेंस्ट ये पिटीशन जारी की गई है। विपक्ष और मोदी सरकार, यही है आज का टॉपिक। आज की मन की बात चर्चा का यही टॉपिक है। आ जाइए सभी, हमारी मोदी सरकार कितनी कामयाब हुई है। और जो ये पिटीशन फाइल की गई है अभी 4 दिन पहले, कांग्रेस, सोनिया, एंटोनियो माइनो और राहुल वॉटेवर गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, क्या ये दर्ज की जानी चाहिए थी या नहीं दर्ज की जानी चाहिए थी, और इससे कौन कौन से राज खुलेंगे, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए था। 135 साल पुरानी कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का किसके अंदर दम था, और वही लोग प्रधानमंत्री मोदी को राजनीति सिखा रहे हैं, उनके गुरु बन रहे हैं। जिसने 135 साल पुरानी कांग्रेस को उखाड़ फेंका, जिसने देश से आतंक को उखाड़ फेंका, जिसने कश्मीर के चप्पे चप्पे पर भारतीय सैनिकों की दुर्गति होने से बचा ली, जिसने चीन का सामना एक सच्चा चौकीदार बनके किया, चीन को आंखें दिखाई, उसकी कोई संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, उसकी कोई बात नहीं मानी, अपना हक लेकर रहूंगा, अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी जाने ना दूंगा। ये कहने का किसके अंदर जिगरा है? 56 इंची सीने में ये जिगरा है। कांग्रेस जो हमेशा दावा करती रही कि गरीबी हटाएंगे, नारा दिया, 5 वर्षीय योजनाएं और 20 वर्षीय योजनाएं तक बना डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गरीबी तो दूर हुई, लेकिन किसकी? सिर्फ कांग्रेस की। कहां से आता था कांग्रेस के पास धन? कांग्रेसी क्या करते थे? कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी की आय का जरिया क्या था? क्या जरिया था राहुल गांधी की आय का? क्या जरिया है प्रियंका गांधी की आय का? क्या थे रॉबर्ट वाड्रा, और अब क्या हो गए हैं? परिवारवाद, नेपोटिज्म हमारी राजनीति से शुरू हुआ, जो कि कहीं कहीं जहां जहां जो उसको जगह मिली वहां वहां उसकी शाखाएं जुड़ती गईं, और उससे लोग बाग मरते रहे, आज तक मर रहे हैं। रक्षा सौदे हुआ करते थे कांग्रेस की आय का मेन स्रोत। रक्षा सौदों के नाम पर ही कांग्रेस को इतने पैसे मिलते थे कि देश में आतंक पनह लेता था, कि चीन जैसा हमारा देश का दुश्मन हमारा भाई बना बैठा था। हमारा खाकर हम पर ही गुर्राता था पाकिस्तान। देश में छोटे छोटे पाकिस्तान बन गए थे। उन छोटे छोटे पाकिस्तानों को बड़ा किया जा रहा था, उनकी जड़ें फैलाई जा रही थी, उनको नेस्तनाबूद करना था। एक बड़ा बरगद का विशाल पेड़ बनकर तैयार हो गई थी ये कांग्रेस। इसके अंदर जहरीले नाग, जहरीले कीड़े बैठे थे। उसके अंदर हाथ डालकर उन जहरीले कीड़ों को निकालना एक बहुत ही जिगरे का काम था, और ये 56 इंची सीने ने कर दिखाया। गुर्रा कर बोला मोदी पाकिस्तानी गुट पैठियों से कि आओ मारो जरा मेरे सैनिकों को, घर में घुसकर मारेंगे। उसने उन्हें रोका नहीं, चेतावनी दे डाली और घर में घुसकर मारा। हमारे सैनिक जो दम तोड़ दिया करते थे, पाकिस्तानी आतंकवादियों से पिट पिट कर मर जाया करते थे, क्योंकि उन लोगों को रोक रखा गया था कि तुम लोग गोली नहीं चलाएंगे। उन सैनिकों को खुली छूट दे दी मोदी सरकार ने कि तुम्हारा निर्णय अंतिम निर्णय होगा। अगर तुम्हें दिखाई दे कि दुश्मन हमला कर रहा है तो सोचो मत, निर्णय लेने का हक तुम्हारा है, गोली चलाने का हक तुम्हारा है। देश की सेवा करने वाले सैनिक हो तुम लोग, देश तुम्हारे हवाले। और हमारे देश की रक्षा हमारे देश के चौकीदार ने बहुत ही अच्छी तरह की। और विपक्षी
जिन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां बनाई, बंगले बनाए, दिल्ली से लेकर इटली तक अपना साम्राज्य, विशाल साम्राज्य स्थापित किया, राजाओं की तरह जीवन जीते रहे हैं और जी रहे हैं जनता के पैसे पर। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के नाम पर जो फंड बना और राजीव गांधी फाउंडेशन बना, राजीव गांधी फाउंडेशन को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड करता रहा, उसको चैरिटी देता रहा, क्योंकि एक गरीब परिवार को शेल्टर देना था। गरीब परिवार, जी हाँ, गांधी, सो कॉल्ड गांधी परिवार, जो कि ना तो अपने नाम के आगे अपना उपनाम लगाते हैं, ना ही अपना असली नाम यूज करते हैं। एंटोनियो माइनो ने अपना नाम बदल के सोनिया रख लिया, अपनी कास्ट बदल के गांधी रख ली। छद्म वेश में रहने वाले ये लोग हमारे देश पे राज करते रहे और हमने होने दिया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी के किए हुए काम इन लोगों को दिखाई नहीं दिए। इन लोगों का गरीबी हटाओ नारा अभी तक चालू रहा और अभी तक चालू है, और अभी तक इनके मंसूबे यही हैं कि किस तरह, कितनी जल्दी ये मोदी को उखाड़ फेंके और देश पर फिर से राज करें। क्योंकि कितना ही बड़ा खजाना हो, जब दोनों हाथों से धन लुटाने की आदत हो तो वो खजाने खाली हो जाते हैं। गरीबी हटाओ के नाम पर इन लोगों ने क्या किया? देश को कंगाल कर दिया। जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटा, आरक्षण के नाम पर, दलितवाद के नाम पर देश को बांटा। और मोदी सरकार ने क्या किया? पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने घर घर जाकर बिजली, पानी, मकान, स्वास्थ्य सबका इंतजाम किया। 12 रुपए में मोदी सरकार ने जो सुरक्षा बीमा करा है लोगों का, एक बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी जनसंख्या का देश, घर घर जाकर गैस चूल्हा का इंतजाम करना, बिजली ऐसे रिमोट एरियाज में पहुंचाना जहां पर बिजली नहीं जा सकती थी। जमीन पर रहने वाला व्यक्ति ही जमीन के लोगों की पीड़ा को समझ सकता है, ये मोदी सरकार ने हमें बताया, जो कांग्रेस सरकार ना तो समझती है। जिसके लिए आलू ये नहीं पता कि खेत में पैदा होता है या फैक्ट्री में पैदा होता है, सोना कैसे बनता है, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि उसे तो राजाओं की तरह जीने की आदत है। आम आदमी की दिक्कतें कांग्रेस क्या समझे? मोदी सरकार आई, उसने एक बुढ़िया मां की पीड़ा देखी कि कैसे वो चूल्हा फूकती है, कैसे अंधेरे में रहती है। उसने सैनिकों की पीड़ा देखी, सैनिकों के नाम पर शौर्य स्थल बनवाए, सैनिकों को पूरा हक दिया, देश से आतंक को हटाया। देश जो कि पूरे संसार के लिए घोटालों का देश बना हुआ था, छोटे बड़े हर घोटाले हमारे देश में होते थे, हर नाम पर घोटाला होता था, हर नाम पर आतंकवाद होता था, जगह जगह बम फूटते थे, ब्लास्ट हुआ करते थे। एक ब्लास्ट होता था, लोग मरते थे और हम दूसरे ब्लास्ट की तैयारी में रहते थे कि पता नहीं कब कहां ब्लास्ट हो जाए। बम फटा करते थे जगह जगह, हमारी पार्लियामेंट तक में बम फटे। आतंक का गढ़ बना हुआ था भारत, और भारत को फंड करता था आतंकवाद को फंड करता था पाकिस्तान, और पाकिस्तान को फंड कौन करता था? चीन। और चीन से आत्मीय रिश्ते थे इनके, इस कांग्रेसी परिवार के, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को भी फंड ना सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी करती थी, बल्कि चीनी दूतावास से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को दान मिला। किस लिए दान मिला? उस दान का क्या उपयोग हुआ? क्या वो दान आपके किसी काम आया? जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, क्या आप में से वो दान आप लोगों के किसी के काम आया? क्या आपका कोई फायदा हुआ उस दान से, या सिर्फ राजीव गांधी एंड उनकी फैमिली का ही फायदा हुआ? इतना गरीब परिवार था कि दान लेने के लिए वो लोग इधर उधर भटकते रहते थे। ना सिर्फ ये लोग चीन से फंड लेते थे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से फंड लिया जाता था, एसबीआई बैंक से फंड लिया जाता था, मानव संसाधन विभाग से, सारे मंत्रालय इनको फंडिंग करते थे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की अध्यक्षा भी सोनिया ही थी, और राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षा भी सोनिया गांधी ही थी। इतने मोटे मोटे फंड बैंक बनाकर, इतनी मोटी मोटी
जनता से टैक्स मनी की टैक्स नहीं लगेगा तुमको, तुम इसमें रिलीफ फंड में दान दो। और लोग बाग भी भक्ति में देश की फंड दिया करते थे कि हमारे देश का भला होगा, और भला हो रहा था सिर्फ इस परिवार का। इस परिवार ने ना तो गरीबों की सोची, ना गरीबी हटाने की सोची, ना भारत के विकास की सोची। जिस मोदी ने अपनी रातों की नींद हराम की, जिस मोदी ने देश का सच्चा सेवक बनकर देश की सेवा करी, 70 सालों की गंदगी साफ करने की कोशिश करी, इस विशाल अत्याचारी बरगद को उखाड़ फेंकने की कोशिश करी, उस मोदी पर रात दिन ये लोग आरोप लगाते रहे, उससे माफिया मांगने के लिए विवश करते रहे, उसे बताते रहे कि तुम तो चाय वाले हो, तुम तो क्या करोगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें तो राजनीति नहीं आती। इनको ये नहीं पता राजनीति करने के लिए राजनीति सीखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जनता के लिए प्यार होना चाहिए, देश के लिए सम्मान होना चाहिए, कुछ गर्व गुजरने का जिगरा होना चाहिए। राजनीति सीखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इनको तो राजनीति करनी थी, इनको अपनी गरीबी मिटानी थी, इनको देश की जनता का धन लूटना था, क्योंकि देश तो इनका नहीं था, देश तो इनका इटली था। ये तो यहां पर छद्म वेश में रह रहे थे, छद्म नामों से रह रहे थे। मैं यहां पर कोई हिंदुत्व का प्रचार नहीं कर रही हूं, मैं किसी मोदी सरकार का यहां पर प्रचार नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सच उजागर कर रही हूं। मैं मानती हूं बहुत काम करा मोदी सरकार ने हिंदुओं के लिए भी, उन्होंने हर धर्म के लिए काम करा, हर व्यक्ति के लिए काम करा, उनको ये बताया कि अगर तुम इस देश को अपना देश समझते हो तो ये देश उसका है, लेकिन जो भी अपने देश को अपना देश नहीं समझता, जो देश में रहकर गद्दारी करता है, तो मोदी उसके लिए काल बन जाएगा। राम मंदिर, भगवान राम को उनका घर, उनका मंदिर सिर्फ और सिर्फ मोदी ही वापस कर सकता था। मेरे को तो लगता है उसने अवतार ही धरती पर इसलिए लिया। सड़कों का निर्माण, देश की सीमाओं पर पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण जो बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके बिना हम चीन, पाकिस्तान, हर दुश्मन के आगे बेबस थे, उन जगहों पर आसान नहीं था, बहुत ही दुर्गम रास्ते थे। चीन ने खुद नहीं सोचा था कि इस रास्ते पर सड़क बन सकती है, लेकिन हमारी सरकार ने, मोदी जी ने वहां पर ना सिर्फ सड़कें बनवाई बल्कि पुलों का निर्माण किया ताकि सेना के पास रसद पहुंच सके। दुश्मन का आक्रमण होने पर जो सैनिक 8 घंटे में बॉर्डर के पार पहुंचते हैं, वो सिर्फ आधे घंटे में वहां पर पहुंच सके। चीन को आंखें दिखाने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने की। सारे घोटालों से पर्दाफाश किया, बड़े बड़े राज उजागर जैसे ही होने लगे, विपक्षी बिलबिलाने लगे। उन्होंने आव देखा ना ताव, जो उनके मन में आया, जो उनको विचार आया, जो उनके समझ में आया, वो बोलने लग गए, बकने लग गए। उनको लगा कि ऐसे करके हम उनका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देंगे और शायद हम बच निकलेंगे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही उन्होंने तिल मिलाना शुरू किया, उनके राज अपने आप वो खुद ही खोलते गए, एक एक करके राजों पर से परतें उतरती चली गईं। जनेऊ पहनकर संसद में जाना, जनेऊ पहनकर किसी गांव में किसी की खटिया पर बैठकर, झोपड़ी में बैठकर भोजन करना, शिव मंदिरों के दर्शन करना, गठबंधन करना, तोहमतें लगाना, दलितवाद, आरक्षणवाद के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध लोगों को उकसाना, देश में ही गद्दार पैदा करना, देश के लोगों को आपस में भिड़वाना, लड़वाना, ये सब करती रही विपक्ष सरकार, अभी तक कर रही है। और इन लोगों ने अध्यक्ष भी किसको बनाया? एक ऐसी औरत को जो इस देश की नहीं,
एक ऐसी औरत को जिसने अपना नाम तक बदल रखा है, जिसने अपना नाम कभी यूज ही नहीं किया भारत में। एक ऐसी औरत जिसकी ससुराल वालों ने कभी अपनी जात का उल्लेख नहीं किया, उन्हें अपनी जात का उल्लेख करते हुए भी शर्म आती है या वो उसे छिपाना चाहते हैं। सोनिया, जिसे एंटोनियो माइनो कहने पर वो केस कर देती है कि मेरा असली नाम किसने लिया। क्या उसमें भी कोई गहराई है, कोई राज छिपे हैं उसके अंदर भी? क्या वो नाम इतना बदनाम है कि उस नाम को कोई ले लेता है तो वो इतनी आहत हो जाती हैं? राहुल गांधी ने कहा सोनिया गांधी रोई, मेरी मां रोई जब उसने ये हाल देखा, सैनिक मरे। तब क्यों नहीं रोई थी जब नारे लगे थे भारत के लिए तेरे टुकड़े होंगे? तब क्यों नहीं रोई वो? जब जगह जगह आतंकवाद हो रहा था, देश में जगह जगह ब्लास्ट हो रहे थे, तब क्यों नहीं रोई? जब सैनिक मरे, अभी शहीद हुए, तब वो रोई। ये नहीं देखा कि हमारा एक एक सैनिक 100-100 सैनिक मार के मरा चाइना के। अरे चाइना वाले हमसे क्या युद्ध करेंगे? 1970 से उनमें एक बच्चे की पॉलिसी चल रही है, वहां पर लाड प्यार से पले होते हैं वहां के बच्चे। उनको जरा सी चोट लगती है वो बिलबिला जाते हैं, और हमारे देश के शेर जो मर मिटने की कसम खाकर सेना में जानते हैं, जो ये कहकर जाते हैं कि मां शायद मैं लौट कर ना आऊंगा, उन सैनिकों का कैसे सामना कर पाएगी चीन के सैनिक? चीन चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो युद्ध करे, तब भी वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि भारत ने जो कमाया है वो दोस्ती है। हमारी मोदी सरकार ने अमेरिका, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, इजराइल ऐसे दोस्त कमाए हैं जो दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक आवाज लगा दे मोदी, हाउडी मोदी, याद है ना आपको? अगर ऐसे दोस्त हों तो क्या हमें डरने की जरूरत है? क्या हमें विपक्ष के सारे सवालों का जवाब भी देना चाहिए? ये जो बात बात पर ट्वीट करके सवाल करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुम्हारी सरकार सो रही थी, तुम्हारी सेना सो रही थी, सेना के जवान क्यों मरे? मैं पूछती हूं राहुल बनाम गांधी से कि वो देश के सबसे प्रसिद्ध युवा हैं, क्या उन्होंने कभी कोशिश करी सेना में भर्ती होने की? जब उन्हें सेना की इतनी ही चिंता है, उनका पूरा खानदान देश के लिए जान देने को तैयार खड़ा है, उनके नाना, उनकी माता, उनकी मां, उनके पिता, सभी राजनीति में देश की जनता का कमाई खा खा कर बड़े हुए हैं, पले हैं। उनकी बहन, उनका जीजा और उनकी भी शायद आने वाली संतानें भी यही ख्वाब देख रही होंगी कि वो आपकी और मेरी कमाई खाएंगी। तो क्या उन्होंने कभी कोशिश करी सेना में भर्ती होने की? क्या आपके पास इसके बारे में कोई जानकारी है? उन्हें तो सेना में जरूर भर्ती हो जाना चाहिए था। उन्हें सैनिकों की बहुत ज्यादा परवाह है। उनकी माताजी बहुत रोती हैं जब सेना का कोई भी सैनिक आहत हो जाता है या उसको शहीद हो जाता है। तो सोनिया माता को जरूर अपने पुत्र को सेना में भेज देना चाहिए, कम से कम कुछ तो करेगा। लड़ना ही आता है उसे, बस मुंह चलाना तो आता है, हम देखें कि हथियार चलाना भी आता है या नहीं। और अब तो बहुत जल्दी सलाखों के पीछे जाने वालों की लिस्ट में बहुत नाम आने वाले हैं। जो ट्रस्टी थे राजीव गांधी फाउंडेशन के, उसमें सोनिया गांधी माता जी के दोनों बच्चे, चिदम्बरम जी, मनमोहन सिंह जी, सभी आते हैं। बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में जो ये पिटीशन दाखिल हुई है उसके रिजल्ट सामने आएंगे। टिड्डी दल ने भारत पे हमला कर रखा है और टिड्डियों के दल से कम नहीं है यह पूरा परिवार, और इसके हमलों से हमें कैसे बचना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं।
और चीन से इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। डोकलाम में जब सैनिक मर रहे थे, डोकलाम युद्ध के समय, याद है आपको, उस समय कैसी गुपचुप मीटिंग हुई थी चीनी अधिकारी के साथ राहुल गांधी की, वायरल भी हुई थी। क्या मीटिंग हुई थी उसका सच आज तक उन्होंने नहीं बताया है, ना ही वो बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे बताइए। अंतरंग मीटिंग थी, गुप्त मीटिंग थी, और गुप्त मीटिंगों में राहुल गांधी, सोनिया, कांग्रेसी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या बेचते हैं, क्या खरीदते हैं, कैसे सौदे होते हैं, क्या गिरवी रखकर क्या खरीदा जाता है, क्या उपहार में दे दिया जाता है, एक दूसरे का मुंह बंद करने के लिए क्या तरकीबें की जाती हैं, ये सबको पता है। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसी शख्सियत है जिनका काम बोलता है, देश में ही नहीं विदेश में भी। चाहे कभी कहीं का भी राष्ट्रपति हो, कहीं का भी प्रधानमंत्री हो, जब उसे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश में आ रहे हैं, तो सारे प्रोटोकॉल, सारी सीमाएं तोड़कर उन लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, सत्कार किया है। उनके काम, उनकी आवाज है। अगर कांग्रेस को भी जनता का दिल जीतना था, जैसे कि उन्होंने हमारा पैसा जीता, तो उन्हें कुछ काम भी करने चाहिए थे। देश को दुश्मनों से बचाने के लिए वहां पर सड़कें नहीं बनाई, पुल नहीं बनाए, उन देशों से संधियां नहीं करी। संधियां करी तो क्या संधियां करी कि हाँ, उद्योग बढ़ेंगे हमारे देश में, हम तुम्हारे उद्योग लगाएंगे, तुम्हारा व्यापार बढ़ाएंगे, तुम चाहे जो मर्जी करो, जो मर्जी बेचो, हमारे देश से जो मर्जी ले जाओ, बस हमारे फाउंडेशन को दान दे दो। चीन के नापाक इरादे, चीन की नापाक नीतियां विदेशी कंपनियों को भारत आने पर मजबूर कर रही हैं, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। भारत का जो आर्थिक विनाश किया है चीनी वायरस ने, उसे वही कंपनी आकर आर्थिक रूप से ऊंचा उठा देंगी, मजबूत कर देंगी, जो चीन से भाग कर आ रही हैं। अभी तक 550 कंपनियां हमारे देश में अर्जी भी लगा चुकी हैं चीन से भारत आने की फिराक में, कि हम भारत में काम करना चाहते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। आप जानते हैं पूरे संसार का 26% पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ चीन की वजह से होता है। चीन ने न सिर्फ हमारी नाक में दम कर रखा है, बल्कि पूरे संसार की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। इसकी एक ही नीति रही है, डाका डालो, दूसरे की जमीन इसको चाहिए, दूसरे के साधन इसको चाहिए। कोई भी देश फल फूल रहा हो, इसे पसंद नहीं आता। तिब्बत को इसने हड़प लिया, तिब्बत का बुरा हाल कर रखा है। हर रोज वहां पर लोग सुसाइड करते हैं। जब भी लोग थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, नारे लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ आवाज उठाने की कोशिश करता है, तो ये लोग क्या करते हैं, चीनी सरकार उन लोगों पे पहिए चलवा देती है। बड़े बड़े वो जो होते हैं ना रोलर्स, वो चलवा देती है, उसके नीचे पिस जाते हैं तिब्बती लोग। बहुत लोग तिब्बत के आत्मदाह करते हैं विरोध में। हर साल कई लोग आत्मदाह करते हैं। पीओके मैं वापस लूंगा। जैसे ही अमित शाह जी ने यह कहा, चीन बौखला गया। क्यों बौखला गया? क्योंकि पीओके में इसने जो अपना जाल बिछा रखा है, पूरी एक आर्थिक लाइन बिछा रखी है, जो सड़क बनाई है इसने कितने 3 लाख किलोमीटर की, 46 अरब डॉलर उस पर लगाए हैं, वो उसे दुख रहा है। अगर पीओके वापस हमारे पास आ गया तो इतना बड़ा आर्थिक नुकसान चीन उठा नहीं पाएगा। और बनाई क्यों इसने वहां पर सड़क, जबकि वो ना तो पाकिस्तान का है, अधिकृत रूप से वो अभी तक पाकिस्तान का नहीं हुआ है, और ना ही वो चाइना के हिस्से में है। फिर भी इसने वहां पर इतना पैसा लगा दिया, क्योंकि इसे ये तो पता था कि पाकिस्तान तो सिर्फ मेरी सुनेगा, क्योंकि पाकिस्तान को सारा पैसा पाकिस्तान चलाने के लिए चीन देता है, पाकिस्तान को आतंक फैलाने के लिए पैसा यही देता है, खाने के लिए पैसा यही देता है, दूध काटने के लिए पैसा यही देता है, सोने के लिए, पहनने के लिए पैसा यही देता है। तो पाकिस्तान तो इसके अगेंस्ट जा नहीं सकता था।
इसलिए इसने पाकिस्तान का माल अपना समझ के उस पर सड़क बना ली। अब पीओके, अगर अमित शाह जी ने कहा है कि हम वापस लेंगे तो वो 100% वापस लेंगे, और पीओके हमारे पास वापस आ गया तो चीन अपने आप ही लुट पिट जाएगा, उसका बहुत ही बुरा हश्र होगा। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि चीन शायद युद्ध लड़े और हमें युद्ध लड़ना पड़े। जो भी होगा हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहिए, इस वायरस से लड़िए, और उसका लड़ने का सिर्फ यही तरीका है कि 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। और इस कोरोना काल में भी हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे ऊपर उठाना है, कैसे सजाना है, कैसे संवारना है, शायद उसके लिए हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नई पहल करनी पड़ेगी। और जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो कहते हैं कि अपने आप 100 दरवाजे खुल जाते हैं। शायद ये नई पहल का आगाज़ है, जो एक बार तो हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, राह बड़ी कठिन लग रही है, लेकिन जब हमने चलना शुरू किया, हिम्मत करी, तो हमारे लिए दरवाजे खुलते ही जाएंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, हमने झेली, सामना किया और आगे बढ़े। यही तो है भारत। और ईश्वर भी तभी उसकी परीक्षा लेता है जब सामने वाले में हिम्मत होती है। और परीक्षाएं तो वो देखिए ना कितने तरीकों से ले रहा है। कभी भूचाल आ रहे हैं, कभी साइक्लोन आ रहे हैं, कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी वायरस आ रहा है, कभी हमारे विरोधी विपक्षी देश सामने आ रहे हैं, कभी गद्दार देश में से ही उठ रहे हैं, कभी विपक्षी हम पर धोखे से वार कर रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है। कह रहे हैं कि साल 2020 आया ही क्यों, और आया है तो जल्दी से जल्दी चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर जो भी करता है कुछ सोचकर ही करता है। निर्मल कौर बिंदल जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं? हटीला राज जी, जय श्री राम जी, हटीला जी कैसे हैं? रॉकी सिंह राम जी, जय श्री राम जी, रॉकी सिंह जी कैसे हैं? रॉकी सिंह जी, राजू राम जी कैसे हैं? राजू राम जी, तरुण कुमार जी, जय श्री राम जी, तरुण कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, जय श्री राम जी, शांति गौतम जी, जय श्री राम जी, अनिल पांडे जी, जय श्री राम जी, तरुण कुमार जी, जय जिनेन्द्र जी, जय श्री राम जी, श्यामलाल गर्ग जी, माननीय नेता जी, जय श्री राम जी, नेताजी रविशंकर मिश्रा जी, जय श्री राम जी, सोनिया श्रीवास्तव मेरी बहुत ही प्यारी सखी, बहुत ही प्यारी बहन, जय श्री राम जी, सोनिया श्रीवास्तव जी। वंशवाद तो एक ऐसी बीमारी है जिसे जड़ से मिटाना है और हमें मोदी जी पर पूरा भरोसा है। हाथ तो उन्होंने डाल ही दिया है और काम वो कोई भी अधूरा छोड़ते नहीं हैं। बस हमें उनका सहारा बनना है और हमें उन पर विश्वास रखना है। ये वंशवाद ना सिर्फ हमारी राजनीति से ख़त्म होगा बल्कि हमारे देश में जहाँ जहाँ पर भी इसकी जड़ें हैं, अब तो बॉलीवुड तक पहुँच गया है वंशवाद, नेपोटिज्म, बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा हो रही है और इस नेपोटिज्म के शिकार बहुत ज़्यादा लोग बने हुए हैं। परिवारवाद कहीं पर भी हो जाए बहुत बुरा है। इससे कैसे निपटना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हम इसे कभी भी पनपने नहीं देंगे और मोदी जी तो हमारे साथ ही हैं। निखिल शर्मा जी, जय श्री राम जी, निखिल शर्मा जी कैसे हैं आप? शरद महेश्वरी जी कैसे हैं? शरद महेश्वरी जी, जय श्री राम जी, राजपूत गुजराल सिंह जी, जय श्री राम जी, गजराज जी, तरुण कुमार जी कह रहे हैं जातिवाद वंशवाद राजनीति खत्म होनी चाहिए। बहुत कुछ खत्म होने वाला है हमारे देश में, बहुत नए कानून बन रहे हैं, जनसंख्या कानून भी बहुत जल्द सामने आने वाला है। बहुत बिलबिलाते हुए अपने आप ही सांप नेवले निकलते आएंगे। आप देखिएगा जैसे ही ये कानून बनेंगे, जातिवाद वंशवाद आरक्षण सेकुलरिज्म, इसके विरुद्ध बहुत जल्द बहुत सारे बहुत बड़े बड़े बदलाव इस देश में होने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब, आप और मैं, इसके गवाह बनेंगे, आने वाले इतिहास के हम साक्षी बनेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है और अपने आप ही सांप बिच्छू सब बिलबिलाते हुए अपने आप ही बाहर निकलेंगे, बाहर आएंगे और हम इसका नज़ारा अपनी आंखों से देखेंगे। अपने आप ही वो मरने के लिए सामने आएंगे। राकेश कल्याण जी, जय श्री राम जी, आपको पता है जब बाढ़ का पानी बिलों में घुसता है तो क्या होता है? बस वही होने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द। देवराज यूवी जी, जय श्री राम जी, बहुत सारे कानून बन रहे हैं, बहुत सारी नीतियां बनी हैं, बहुत सारे सुधार हो रहे हैं, बहुत सारे बिल पास हो गए हैं, बस उनका कार्यान्वयन सिर्फ अभी बाकी है। आप सबको एक होकर रहना है,
अपने आप पर विश्वास रखना है, एकता बनाकर रखनी है, अपनी सरकार मोदी सरकार पर विश्वास रखना है, उसके लिए संबल बनना है, एक हौसला देना है कि हम सब साथ हैं। दीपमाला देवेंद्र संतोषी जी जय श्री राम जी, देवराज युवी जी जय श्री राम जी, शास्त्री संतोष पांडे जी जय श्री राम जी, प्रमोद कुशवाहा जी जय श्री राम जी, प्रमोद कुशवाहा जी जय श्री राम जी, सचिन गोयल जी जय श्री राम जी, अशोक गोयल जी जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बस यही कहिए, यही कहते रहिए। जब हमारे अंदर वंदे मातरम, भारत माता की जय बस जाएगा। अभी बंकिम चंद्र चटर्जी की अभी पुण्यतिथि शायद थी, अभी 2 दिन पहले। वंदे मातरम उन्होंने ही दिया था हमें। इनका एक नॉवल आया था, मठ, जगदीश मठ कुछ ऐसा करके नॉवल था, जिसमें कि ये वंदे मातरम गाना था। और इसने हमारे देश में लोगों को क्रांति की एक नई परिभाषा दी थी। जहाँ जहाँ पर भी कोई क्रांतिकारी क्रांति करता था, वंदे मातरम गीत ही गाया जाता था। पूरा बंगाल जब गूंज गया और पूरा भारत वंदे मातरम से गूंज गया। वंदे मातरम के नाम पर हमारे देश ने एकता की एक नई पहचान पाई। सब एक हुए, वंदे मातरम गा गा कर हम सब एक हुए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी को हमारी ढेर सारी श्रद्धांजलि, जो उन्होंने हमारी एकता बनाए रखने में वंदे मातरम के थ्रू हमें एक नई चाबी दे दी एक ताले की। दिलीप तेवतिया जी जय श्री राम जी, कैसे हैं? शास्त्री संतोष जी कह रहे हैं सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी नहीं, सेना का अपमान बिल्कुल नहीं सहेगा। और सेना के हाथ में अब मोदी जी ने पूरी पावर दे दी है। उनको आज़ादी है कि वो कभी भी दुश्मन के लिए जो उचित समझे कर सकते हैं। सेना बंधी हुई नहीं है, किसी ऑर्डर में बंधी हुई नहीं है। और जब सेना के पास हथियार हैं, सेना के पास अपने निर्णय लेने की शक्ति है, तो सेना कभी भी हार नहीं सकती। हमारे देश की सेना ही हमारा मान है, हमारा ताज है। उसी की वजह से हम घरों में सुरक्षित बैठे हैं। अगर कुर्सी के लिए मेरे जवानों को कुछ बोला तो मैं उसकी माता जी के जी उसकी माता जी बार डांसर थी। ये उसकी पोल खोलना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही। अब तो देश का बच्चा बच्चा जानता है, और इसीलिए वो अपना असली नाम अंटोनियो माइनो को कभी भी सामने नहीं लाने देती, और केस तक कर डालती हैं अगर उनको कोई सोनिया की जगह अंटोनियो माइनो बोलता है। तो इसमें अब कोई राज ही नहीं रहा। और अगर मैं तो ये कहती हूँ, अगर कोई बार डांसर का भी बच्चा है तो इसमें शर्म की क्या बात है? आपको अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। वो कोई भी काम करते हैं, क्या पता किस परिस्थिति में, किस इमरजेंसी में वो ये काम करते हों। आपको शर्मिंदगी बिल्कुल महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप ऐसा काम करें कि आपके माता पिता आपके ऊपर फख्र महसूस करें और दुनिया को बताएं कि देखिए, मैं तो बार डांसर थी, लेकिन मेरी बेटी ने कितने बड़े बड़े काम किए। लोगों के पॉकेट में छेद करके पैसा खाया, देश का नाश किया, वो नहीं। उसने सच में अगर कुछ अच्छा किया होता तो शायद उसका नाम, उसके माता पिता का नाम को रोशन कर देता। लेकिन उसने ना सिर्फ अपने माता पिता के नाम को डुबोया, बल्कि अपने ससुराल के नाम को भी और ज़्यादा डुबो दिया। नरेंद्र वर्मा जी जय श्री राम जी। नरेंद्र जी कैसे हैं? जय श्री राम जी। नरेंद्र वर्मा जी जय श्री राम जी। प्रभुदयाल जी जय श्री राम जी। शास्त्री संतोष जी कह रहे हैं आतंकवाद के मरने पर आंसू, आतंकवाद के मरने पर आंसू नहीं बहाती सोनिया मैडम। वो आंसू बहाती हैं जब हमारे देश के सैनिक शहीद हो जाते हैं, तब आंसू बहाती हैं। हिंदू मुस्लिम को आपस में खूब बांटा, मुस्लिम के नाम पर उन्होंने खूब राजनीति करी। आर्यन पारीक जी जय श्री राम जी। राहुल गांधी का कुछ करो मैम। ये एक तो ना, आप राहुल के आगे गांधी जो जोड़ देते हो ना, ये मैं थोड़ी सा परेशान हो जाती हूँ कि ये सच्ची में गांधी हैं। चरखा काट कर, अहिंसा का पाठ पढ़ाकर क्या कोई देश को आज़ाद कर सकता था? और नहीं कर सकता था तो वो इतने महान कैसे हो गए कि उन्होंने अपनी कास्ट आगे गांधी लगा ली? वो तो खुद ही बेचारे थे। एक ऐसे वकील थे जिन्होंने अपनी वकालत पढ़ी थी इंग्लैंड जाकर, और वो उन्हीं के नौकर बन गए थे। अहिंसा के नाम पर वो कहते थे कि अंग्रेजों से ना लड़ो,
सीधा साधा यही था मतलब। अहिंसा करके क्या देश ने आज़ादी पाई? तो सारे क्रांतिकारी जिन्होंने अपने अपने खून बहाए वो सारे बेवकूफ़ थे? क्या वो सारी गाथाएं झूठी हैं? क्या सब वो झूठ बोलते थे? क्या भगत सिंह की जान ऐसे ही गई? वो बेकार में फांसी पर चढ़ गए? इतने क्रांतिकारियों ने खून बहाया, काला पानी की सजाएं पाई, कोल्लू की तरह बैल चलाए, जुल्म सहे, वो सब झूठ था? सिर्फ चरखा काट के आजादी मिल जाती थी? अगर चरखा काट के आजादी नहीं मिलती थी, अहिंसा के नाम पर आजादी नहीं मिलती थी, कोई व्यक्ति इतना ज्यादा महान कैसे हो गया कि तुमने उसका नाम ओढ़ लिया, या और किसी ने उसको अपना नाम ओढ़ने ही नहीं दिया और उसको अपना पुराना नाम खान छिपाना इतना ज्यादा जरूरी था कि उसको जो नाम मिला उसने वही ओढ़ लिया? बहुत सारी बातें हैं। रमेश दत्तिया जी जय श्री राम जी, नितिन आहूजा जी जय श्री राम जी, दीप्ति जैन अग्रवाल मेरी प्यारी, बहुत ही प्यारी, कैसी हैं आप और दोनों बच्चे कैसे हैं? छोटे से बेटे की फोटो देखी, 8 महीने का 9 महीने का अब हो गया है। ध्यान रखिएगा उसका। और आपकी तरफ कोरोना किस तरह चल रहा है? हमारे दिल्ली में तो बड़ा भयंकर कोरोना चल रहा है। मेरे घर के इधर भी कोरोना है और उधर भी, दोनों घरों में कोरोना है। और अब तो लॉकडाउन खुल गया है तो घरों के बाहर स्लिप भी नहीं लग रही है, तो 2-3 दिन तक तो पता भी नहीं चलता कि कोरोना हुआ है। सिर्फ हमें अपना ध्यान रखना है और 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, यही ध्यान रखना है। वायरस है, आया है और चला जाएगा। फ्लू भी ऐसे ही आया था और ये भी ऐसे ही आया है। भटकता हुआ एक राही है, भटकता हुआ ही चला जाएगा। सुरेश के पांडे जी जय श्री राम जी, देखिए जिंदगी तो 2 दिन की मेहमान है, 2 दिन की जिंदगी है, लेकिन ऐसे जिए कि एक निशान बना जाए, देश के लिए कुछ काम कर जाए। चाहे कैसे भी हम मरें, चाहे किसी वायरस के हाथों मरें, चाहे हम किसी भी तरह की मौत मरें, दुनिया में जितना समय लिखवा कर आए हैं, ऊपर वाले ने जितना समय लिखा है, तो मौत चाहे कोई भी बहाना बनकर आए, जाना तो है, लेकिन कुछ ऐसा काम कर जाए कि मौत भी 2 आंसू बहा जाए। और जाने के बाद याद रखें लोग, हमें ये याद रखिएगा, देश के लिए जो भी कुछ कर रहा है उसका साथ दीजिए। और जो विपक्षी टांग अड़ा रहे हैं परिवारवाद की आड़ में, आपके धन को अब तक चाटा है, खाया है दीमक की तरह देश को, देश की जनता को, अब उसे कुछ बोलने का भी मौका मत दीजिए। और बहुत जल्द ऐसे लोगों के लिए हमारे देश की जेलें इंतजार कर रही हैं। और एक और बात बता दूं, अगर कोई ऐसा किस्सा सामने आया होता जो ये राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर, जैसे सोइना माइनो एंटेनो ने पैसा खाया है अध्यक्षा के नाते, बाकी सारे ट्रस्टीज तो हैं ही जिम्मेदार, लेकिन जो अध्यक्षा है सोनिया माइनो एंटानियो, जो भी है, अगर कोई और देश होता, अमेरिका होता, इंग्लैंड होता, जर्मनी होता, जापान होता, तो 1 घंटे के अंदर अंदर ये सलाखों के पीछे होती। इसके लिए भी इन्हें हमारे देश के संविधान का, मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अभी भी सलाखों के बाहर हैं, अभी भी तोहमतें लगा रहे हैं, अभी भी राजनीति सिखा रहे हैं, संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं और तरह तरह के दोष गिना रहे हैं, कारनामे अपने गिना रहे हैं और मोदी जी के भी गिना रहे हैं। इनको ये नहीं पता इनका वास्ता किससे पड़ा है। मोदी है वो, छोड़ेगा नहीं। कोई भी आ जाए सामने, हर बंदा लपेटे में आएगा अगर उसने कुछ भी गलत किया है तो। मोदी किसी को नहीं छोड़ता। मोदी का परिवार है ये देश, और जो इस परिवार के लिए रुकावट पैदा करेगा, जो भी इसका दुश्मन होगा, मोदी उसको नहीं छोड़ेगा। याद रखिएगा, मोदी देश का बेटा है, मोदी देश का पहरेदार है। गर्व है अपने पहरेदारी पर, हमें गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री पर, और पूरा देश उसके साथ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।